एनर्जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलता है द एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी एनर्जी होगी उसका क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। इसमें दो आता है। पहला कहलाता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन कोई चलते फिरते नहीं है और एक जगह रुके रहते हैं। आपको नहीं मिलेगा उसमें, मत देखिए। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है और अपनी जगह में रह के अपनी क्षमता, अपनी ताकत जो परस्यू कर सकते हैं वो दिखाते हैं। इसका बेसिक क्या होता है? इसमें हमने पढ़ा था क्लास 8 में। क्या पढ़ा था याद है? इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था, याद है? क्या था स्कोप? क्या था? एक प्रकार का इक्विपमेंट था। किसको नापने के लिए? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए, है ना। एक इलेक्ट्रोस्कोप था। कितने प्रकार के इलेक्ट्रोस्कोप हमने पढ़े थे? एक पढ़ा था पिथबॉल और क्या पढ़ा था? गोल्ड लीफ। क्या पढ़ा था? गोल्ड लीफ। दो प्रकार के इलेक्ट्रोस्कोप हमने पढ़े थे और ये दोनों किससे थे? दोनों क्या थे? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने के लिए थे, बताने के लिए थे, है ना। इसमें हमने पढ़ा था कि एक फर पे कुछ रॉड को रगड़ते हैं और टंगाते हैं। तो उसको याद करने का क्या तरीका था कि देखिए, वूलन जो भी हैं, वूलन जो हैं और ग्लास और फर, ऐसे देखिए कि जब ग्लास का सामान देते हैं ना किसी को तो बहुत हिफाजत से देते हैं। तो क्या करेंगे? रुई हुई कॉटन वॉटन में उसको भर के देते ताकि हल्का से भी टकराए तो वो टूटे नहीं। तो इनको तीन मिले एक साथ लिख पाएंगे? ग्लास, वूलन और फर। वूलन मतलब ऊन के कपड़े, फर मतलब ऐसे जो सॉफ्ट होते हैं, टेडी बेयर जिससे बनता है, और ग्लास। तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब इसके उल्टा क्या बचेंगे? प्लास्टिक, रबर और एक वर्ड है एम्बर और एबोनाइट। ये आपने पहली बार सुना होगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना है? ये तीन से ना पॉजिटिव चार्ज बनती हैं और ये तीन से कब होती हैं? ये जब ना जैसे आप ग्लास के दो रॉड को लेके फर में रगड़ोगे तो दोनों ही रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। बट अगर ये दो रॉड प्लास्टिक के रहेंगे और अब फर में रगड़ेंगे और टंगाएंगे तो दोनों में नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, एक हमारे पास आता है डायनामिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें क्या होता है? डायनामिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं तो पहली बात तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन लिखते कैसे हैं? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चार्ज होता है। अरे भाई, ये चार्ज होता है और इससे जुड़ा हुआ एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है Q=NE। ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिखा तुमको उधर से? चलो, तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर यही है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है करंट। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला और आ जाता है Q=IT। ये क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज है वो इजिकल टू है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम रिक्वायर्ड। अब इसको कैसे याद करना है? देखिए, हमारे पास क्या करते हैं
अरे भाई पूरा नहीं उड़ाना है। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में हम लोग को एक पाइप है, ठीक। अब इस पाइप से ना हम लोग पानी को भर रहे हैं, ठीक। पानी भर रहे हैं, यहाँ से पानी निकल रहा है ऐसे, ठीक। और इससे क्या हो रहा है, कंटेनर को हम लोग भर रहे हैं। मान लीजिए कंटेनर थोड़ा बहुत भर भी गया हमारा, है ना, इतना हमारा कंटेनर भर गया है, ठीक। अगर मैं पानी की एक बूंद को, अगर एक बूंद को मैं ये बना लूँ कि इसमें जो एक ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप जो वाटर का है, उसको इक्वलेंट बना दूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन से। क्या बना दूँ? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जो टंकी में टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा। मतलब मैं इस एग्जांपल को इस फॉर्मूले से तुलना कर रहा हूँ। टोटल जो पानी की मात्रा है उसको मैं टोटल चार्ज मान सकता हूँ। अगर पानी की एक बूंद एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है और जमा हो रहा है, टोटल चार्ज बोले क्यों? तो जितना पानी का ड्रॉप है इनटू, अगर मैं यहाँ दोनों में टाइम लगा दूँ, देखिए दोनों फार्मूले को सेटिस्फाई करता है। टंकी में कितना पानी होगा, तो पानी की एक बूंद और कितना देर से, मतलब पानी की बूंद जो निकल रही है वो कितनी मतलब निकलते जा रही है, कि मान लेते हैं एक बूंद एक समय में निकल रही है, एक बूंद ऐसे निकल रहा है, तो कितनी देर तक निकलेगा अगर मेरे को वो पता हो तो मैं पता कर सकता हूँ इसमें कितनी बूंदें हैं। मान लीजिए एक बूंद निकलती है, हर सेकंड में 100 बूंदें निकलती हैं, और ये नल जो है 10 मिनट तक चल रहा है। तो अगर 100 बूंदें निकलती हैं 1 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक। तो मैं मान सकता हूँ कि इस टंकी में 1000 ड्रॉप्स हैं। यही एग्जांपल तो इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1 मिनट में और 10 मिनट, तो इसमें भी 1000 रहेंगे, ठीक। समझ में आए वाला फार्मूला कैसे? बस ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटर रिलेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटर रिलेट कर देंगे, ठीक। दोनों को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा Q = NE। बैठी है अभी भी? बैठा है मेरे कपड़े में, बता दूँ? अरे क्या डरना नहीं है ना। Q = NE = IT। इन दोनों का अगर तुलना कर देंगे तो NE = IT, NE = IT। आई बात समझ में? तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। इनसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, वो हमको देखना है, ठीक। चलिए एक और पॉइंट पढ़ते हैं। इसके आगे आता है वोल्टेज के बारे में और क्यूवी के बारे में, है ना। चलिए इसको एक बार और देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 कंटेनर हैं। क्या है? 2 कंटेनर हैं, और 2 कंटेनर जो हैं एक पाइप से जुड़े हुए हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ इधर ना, एक स्केल को प्रिंट कर दिया हूँ बड़े वाले कंटेनर में, और वैसी स्केल एक यहाँ पे भी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब स्केल का नंबर डाल देते हैं। ये है 1, ये 2, 3, 4, 1, 4, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पानी भरना शुरू करता हूँ। जब पानी सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है,
तो क्या फर्स्ट कंटेनर से पानी दूसरे कंटेनर जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। थोड़ा सा और भरते हैं पानी। अब जाने का गुंजाइश है? एकदम पतली धारा हो सकती है ना? एकदम पतली धारा हो सकती है कि ये कुछ ऐसे जाए और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, या एक आध बूंद बन के गिरे, जिसको मानना नहीं मानना ना के बराबर है। ठीक, चलिए पानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2 तक ले जाते हैं, 2 तक ले जाते हैं। यहाँ तक गिर रहे हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर था, जब हम मान लेते हैं कि ये कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट पर था, मतलब एग्जैक्ट 2 पर था, ठीक, तो पानी यहाँ पर 2 पे आ रहा था। ठीक, अब पानी को और भरते हैं, पानी को हम लोग 4 तक भर देते हैं। ठीक, तो मैं ये मानूँ कि फ्लो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 4 तक जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ऊपर का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, जब ये 4 पे आया तो यहाँ पे भी फ्लो 4 पे आ गया। तो जैसे जैसे इधर की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की ओर जा रही है वैल्यू, वैसे वैसे वैल्यू इधर हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रही है। ठीक, अब इस एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं इसे एक वोल्टेज का हूँ और इससे अगर मैं करंट का हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज का स्तर बढ़ता है, करंट का भी फ्लो का स्तर बढ़ता है। तो वोल्टेज एक्चुअली राइट वर्ड नहीं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, ये ठीक वैसे है जैसे कि देखिए, अब यहाँ पर एक बॉल है, अब ये बॉल आगे जाके अपने आप नीचे चल जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? ग्रेविटी, है ना? हायर पोटेंशियल में रहेगा तो फिर कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल में जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, हायर पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। और जब दोनों कंटेनर में पानी समान हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन का जाना आना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि दोनों साइड पोटेंशियल सेम हो गए। अब क्या मतलब जाने का, है ना? अगर कोई समतल ऐसी रहेगी, सरफेस ऐसे रहेगी, तो उसमें बॉल के ना आगे लेफ्ट जेट जाने का रास्ता रहेगा ना राइट, तो कहाँ जाएगा वो? ठीक, बात समझ में आई? तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ ने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था। साइमन ओम्स नाम था। क्या था? ये भी बेचारा बदनाम है, पता है? व्हाट्सएप पे आता रहता है, साइमन ओम जो था, फलाना ओमकारनाथ थे, पहले भारतीय थे, इन्होंने लॉ बनाया और अंग्रेज इसका लॉ चुरा के ले गए। ठीक, क्योंकि वो ओम नहीं है। इसने 2 कंडीशन दिया था, 2 कंडीशन कहा था। पहला था कि क्लोज सर्किट, क्या कहा था? क्लोज सर्किट। और दूसरा क्या कहा था कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। ठीक, 2 पॉइंट कही थी उसने। कहा था कि भाई एक सर्किट लीजिए, ठीक, इसमें यहाँ पे आप लगा लीजिए बैटरी, और इसमें बोला था कि आप लगा लीजिए रजिस्टर। ठीक, और उसमें एक वर्ड दिया था ऐसे, इसको बोलते हैं स्विच, इसको बोलते हैं सोर्स, है ना, और इसको की भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रजिस्टर या लोड। ठीक, जिससे बिजली हीट और लाइट में चेंज होती है। ओम्स लॉ ने कहा था कि अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो क्लोज सर्किट है, और उठे हुए हैं तो ओपन सर्किट। तो बंद होगा तभी तो करंट जाएगा, स्विच ऑन होगा तब तो करंट जाएगा। तो सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सर्किट क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। सेकंड, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर, प्रेशर, शेप, साइज़, वॉल्यूम, लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। उसने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या हम किसी तार में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं? नहीं।
तो टेम्परेचर क्या होंगे कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकते हैं उस कंडीशन में उसने कहा था अगर ये कांस्टेंट होंगे तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ करंट के। इसी को उसने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I। क्या कहा था, V प्रोपोर्शनल टू I। और ये दो बॉक्स हैं। ठीक, बच्चे इसको लिखते हैं लेकिन ये गलत है, ये सही है, क्योंकि लॉज जो होते हैं ना, लॉज में क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, तो प्रोपोर्शन के साथ जो होगा वो लॉ होगा, ये नहीं होगा। इसको मत लिखना भाई कभी भी V इक्वल टू IR कि ये लॉ है, ये आएगा, ये फार्मूला बनेगा, बट ये लॉ नहीं है। लॉ कभी भी किसी के भी सिद्धांत में इज इक्वल टू साइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे देखिए अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे ना तो आप अच्छा आपका दिन जाएगा। अब ये भी प्रोपोर्शनल है कि आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अब कोई इजिकल टू लगा दे, क्या होगा, अगर आप 5:10 पर उठेंगे ना तो आपका दिन ना 80% अच्छा जाएगा। अगर आप 6 बजे उठेंगे ना तो आपका दिन 60%। ये कोई तर्क है? इजिकल टू किसे कौन बताता है? मैं ये बोलूँगा हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना मेहनत कर, कितना मेहनत करेंगे, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी में बात बताई जाती है कि तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा ज़िंदगी जियोगे, सुख से रहोगे। अब इजिकल टू नहीं बता सकते कि आप अगर 100 रुपये 100 लोग को दान दे ना, ये मैसेज 100 लोग को फॉरवर्ड करें, तो ये ऐसे इजिकल टू में नहीं होता है। ठीक, तो ये याद रहेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I है, V इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू IR। तो ये ओम्स का लॉ था। इसके लिए ग्राफ बनेगा, आप बुक से देख लीजिएगा, ऐसा एक ग्राफ बनेगा। तो जो चीज़ें इनको इस लॉ को मानती हैं उनको कहा जाता है ओमिक रजिस्टर। ठीक, और जो इसको नहीं मानेंगे उनको क्या कहा जाएगा, नॉन ओमिक रजिस्टर। तो ओमिक रजिस्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और नॉन ओमिक भी रजिस्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है मतलब निकालना कि ये R जो रजिस्टर है ये क्या है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना करके इसको क्लोज़ करते हैं।